हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, हमारे मैनेजमेंट को कैसे काम करना है, क्या काम करना है, किससे काम करवाना है, कि हमारा जो रिजल्ट है वो ओवरऑल अच्छा मिले। इन सभी के लिए डिसीजन लेने में हमें जो डायरेक्शन और गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है वो है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल ने बहुत सारी स्टडी करने के बाद 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, जिसको हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। इसका क्या मतलब होता है? द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। एक बड़े काम को आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ईच पार्ट शुड बी असाइंड टू ए सिंगल पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर टास्क। जो आदमी जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वह काम असाइन कर दीजिए, इससे आपका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक घर बनवा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आप मजदूर और राजमिस्त्री को काम देते हैं कि तुम घर का दीवार बनाओ, घर में प्लास्टर करो, परंतु घर को पेंटिंग करने का काम आप मजदूर को नहीं देते हैं, आप वह काम देते हैं पेंटर को, क्योंकि आपको पता है पेंटर जो है वो घर की पेंटिंग करने में एक्सपर्ट है, वो सही तरीके से काम करेगा, सही तरीके से घर का पेंटिंग करेगा। अब जो घर का फर्नीचर बनाने का काम है वह काम आप पेंटर को नहीं देते हैं, वह काम आप देते हैं कारपेंटर को, बढ़ई को। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बढ़ई जो है वो फर्नीचर सही तरीके से बना पाएगा। इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क कर दिए, जो जिस काम में एक्सपर्ट था उसको वही काम हम असाइन कर दिए। नेक्स्ट है आपका ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? ऑथोरिटी गिव्स पावर टू वर्क। ऑथोरिटी आपको कोई काम करने के लिए पावर देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि आपको कोई काम करने के लिए दिया गया, आपने वो काम सही तरीके से कर दिया, इसका मतलब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से पूरी की। मान के चलिए एक उदाहरण के तौर पर, अगर आपके नीचे कोई वर्कर काम कर रहा है, आपने उसे आदेश दिया कि तुम्हें 200 जोड़ी 200 पेयर्स शूज बनाने हैं, जूते बनाने हैं। आपने उसे क्या किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि आपको 200 जूता बनाना है, परंतु आपने उसे ऑथोरिटी नहीं दिया कि तुम स्टोर रूम से जाके लेदर ले सकते हो, जो कि तुमको जूता बनाने के लिए जरूरत है। आपने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि तुम 200 जूता बनाओ, परंतु आपने उसे ऑथोरिटी नहीं दिया लेदर लेने के लिए, चमड़ा लेने के लिए, जिससे कि वो जूता बनाएगा। तो बताइए वो जूता बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसको जब लेदर नहीं मिलेगा तो वो जूता कैसे बनाएगा। इसलिए अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो आपको उसे कुछ ऑथोरिटी भी देना चाहिए। यही हेनरी फेयोल कहता है कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। यह नहीं कि सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए जा रहे हैं और उससे ऑथोरिटी नहीं दे रहे हैं, आपको दोनों के बीच का बैलेंस बनाए रखना है। नेक्स्ट क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? दिस थर्ड प्रिंसिपल ऑफ द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अबाउट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज सेट ऑफ रूल्स। इट शुड बी फॉलोड बाय ऑल, आइदर सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिस मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। आप सभी को, भले ही आप अधिकारी हो, आप वर्कर हो, कोई भी हो, आपको उस रूल और रेगुलेशन का पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का क्या मतलब होता है? आदेश देना। देयर शुड बी वन बॉस फॉर वन सबऑर्डिनेट। एक सबऑर्डिनेट के लिए एक ही बॉस होना चाहिए जो कि उसको ऑर्डर दे। फ्रॉम हुम ही रिसीव्ड ऑर्डर एंड टू हुम ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल। जिसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल हो। यह नहीं कि एक वर्कर है और उसे 5 बॉस ऑर्डर दे रहे हैं। इससे क्या होगा? वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा और सही ढंग से, सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ही जरूरी है।
नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क टुगेदर टू accomplish कॉमन और सेम ऑब्जेक्टिव। देयर efforts shall be directed toward one goal। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सबका गोल एक ही होना चाहिए। और वह गोल कौन सा होना चाहिए? जो उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो उस कंपनी का, जो उस फैक्ट्री का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यह नहीं कि हर एक वर्कर अलग अलग गोल लेके काम कर रहे हैं। सबका एक ही गोल होना चाहिए जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, और उसी को अचीव करने के लिए सबको मेहनत करना चाहिए, सबको एफर्ट लगाना चाहिए। यह था आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। इन ऑर्डर टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन वेल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से काम करने के लिए हेनरी फेयोल सजेस्टेड दैट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टेक प्रायोरिटी ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से काम करे, इसके लिए आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं सोचना है, खुद का फायदा नहीं सोचना है। आपको इस तरीके से काम करना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो अधिक से अधिक। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक इंजीनियर का पद खाली है, इंजीनियर का पोस्ट खाली है। आपको उसके लिए रिक्रूटमेंट करना है। आपका एक जान पहचान वाला है जो कि इंजीनियरिंग किया हुआ है, जो कि बीटेक किया हुआ है, परंतु आपको पता है कि वो टैलेंटेड नहीं। एक दूसरा कैंडिडेट है, उसने भी बीटेक कर रखा है, वो भी इंजीनियरिंग कर रखा है, परंतु वो टैलेंटेड है। अब आपको सिलेक्शन करना है कि आप किसका सिलेक्शन कीजिएगा। तो हेनरी फेयोल के अनुसार आपको दूसरे बंदे का सिलेक्शन करना चाहिए, भले ही वो आपके जान पहचान का हो, परंतु आपको उसका सिलेक्शन नहीं करना, क्योंकि आपको पता है ये आपके कंपनी के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। आपके कंपनी के लिए जो दूसरा वाला बंदा है, जिसके पास डिग्री भी है और टैलेंट भी है, वही आपके कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। यहाँ आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखना है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। यही चीज इस प्रिंसिपल में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका रिम्यूनरेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सैलरी। अगर कोई वर्कर जिस तरह का काम कर रहा है, उसके काम के अनुरूप आप उसको सैलरी दे रहे हैं, तो आपका वर्कर मोटिवेट रहेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। इसी चीज को यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन विद वन पर्सन। एक ही आदमी को पावर है कि वो सारा डिसीजन ले सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्पर्सल ऑफ पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन एमंग मोर देन वन पर्सन। एक से अधिक आदमी को पावर है कि वो डिसीजन ले सकता है। सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ एक ही आदमी डिसीजन ले सकता था, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में एक से अधिक आदमी आपका डिसीजन ले सकता है। तो हेनरी फ्योल ये बताना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच आपको बैलेंस रखना है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बीच आपको बैलेंस रखना है। इसका क्या मतलब हुआ? आपके जो मुख्य निर्णय हैं, बड़े बड़े जो डिसीजन लेना है, वो हो सकता है आपका कंपनी का मालिक ले। जो छोटा सा डिसीजन होता है, छोटा छोटा डिसीजन, वो आपके लोकल लेवल के मैनेजर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखना है कि दोनों के बीच बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट क्या है? स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? इट इज द फॉर्मल लाइन ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम हाईएस्ट रैंक टू लोएस्ट रैंक। एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बेटर कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। किसके नीचे कौन ऑथोरिटी है, किसके ऊपर कौन काम कर रहा है, इस चीज का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि आप किसके अंडर काम कर रहे हैं और आपके नीचे कौन काम कर रहा है। इसके लिए हम लोग एक चार्ट बनाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ये सबसे टॉप पर कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन अथॉरिटी है। इससे हम लोग को फायदा मिलता है, हम लोग का कोऑर्डिनेशन सही तरीके से हो पाता है और हम लोग का काम सही तरीके से निपटता है। तो ये था आपका स्केलर चेन। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ आदेश नहीं होता है, यहाँ ऑर्डर का मतलब होता है, यहाँ आपका ऑर्डर का मतलब होता है कि एवरीथिंग शुड बी इन राइट प्लेस। एवरीथिंग शुड बी इन राइट प्लेस। दिस प्रिंसिपल रिलेट्स टू अरेंजमेंट ऑफ थिंग एंड पीपल। देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस।
इसका क्या मतलब हुआ कि एवरीथिंग शुड बी इन राइट प्लेस। हर चीज अपने जगह पर सही होना चाहिए, हर चीज अपने जगह पर सही होना चाहिए। सही आदमी को सही काम मिलना चाहिए। मान के चलिए आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आपको मैकेनिकल से रिलेटेड ही काम दिया जाना चाहिए। यह नहीं कि आपको बिल्डिंग बनाने का काम दे दिया गया, आपको कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया, तब आप सही तरीके से काम नहीं कर पाइएगा। आपके कॉलेज में है, मान के चलिए अगर चौक और डस्टर है, तो आपको चौक और डस्टर का जगह कहाँ पर है? आप बोलिए क्लासरूम। नहीं, क्लासरूम में तो पढ़ाने के लिए चौक डस्टर का यूज होता ही है, लेकिन अगर आपको चौक लाना है तो चौक आप कहाँ से लाइएगा? प्रिंसिपल चैम्बर से? नहीं, कि प्रिंसिपल चैम्बर सही जगह नहीं है चौक को रखने के लिए। स्टाफ रूम? नहीं, सही जगह क्या है चौक के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आपके चौक डस्टर के लिए सही जगह है। अगर आपको कॉलेज में चौक और डस्टर की जरूरत पड़ती है तो आपको कहाँ जाना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। इस तरह हर एक चीज के लिए जगह डिफाइन होना चाहिए और हमको उसी जगह पे उस चीज को रखना चाहिए। सही आदमी सही काम को करे, कोई भी सामान सही जगह पे रखा जाए, सही समय पर सारा काम हो, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। यही आपका ये प्रिंसिपल बताता है। नेक्स्ट क्या है? इक्विटी ऑफ ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके मैनेजमेंट की नज़र में, आपके ऑर्गेनाइजेशन की नज़र में सब आदमी समान है। आपको सेक्स, रिलीजन, कास्ट, बिलीफ्स इत्यादि के आधार पे कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए। मान के चलिए अगर आपके यहाँ कोई फीमेल वर्कर है और आपके यहाँ कोई मेल वर्कर है, अगर दोनों समान काम कर रही है तो आपको दोनों को समान वेतन देना चाहिए। यह नहीं कि यह फीमेल है तो इसको कम मिले या यह मेल है तो इसको ज़्यादा मिले, ऐसा कुछ नहीं है। आपके यहाँ जितने भी वर्कर हैं अगर समान काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। आपको उसके आधार पे, सेक्स के आधार पे, रीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे डिफरेंस नहीं करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ वर्कर्स। इसका क्या मतलब हुआ? आपको यहाँ एक चित्र दिखाया गया जिसमें लिखा हुआ आई क्विट। सब कोई बोल रहा है कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ, मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ, मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। तो ऐसा क्यों? सिक्योरिटी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज आइडेंटिटी ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। आपका इनकम समय पे मिल रहा है, आपको सैलरी सही समय पे मिल रहा है और आपको कंपनी से कोई निकाल नहीं रहा है। अगर आपके मन में ये भावना रहती है तो आप सही तरीके से काम करते हैं, मोटिवेट रहते हैं आप अपने काम के प्रति। अगर मान के चलिए किसी कंपनी को उसके वर्कर्स बहुत ही जल्दी छोड़ रहे हैं, लंबे समय तक उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या होगा? कंपनी को बहुत ही घाटा होगा। क्यों? अगर आपके यहाँ नए वर्कर आते हैं तो आपको उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनको समझने में टाइम लगेगा, इससे आपका लॉस होता है। इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन यह कोशिश करती है कि उसके वर्कर लंबे समय तक उसके साथ बने रहें। उनका जो लेबर टर्न ओवर रेशियो होता है, लेबर टर्न ओवर रेशियो, ये बहुत ही कम होना चाहिए। उनके वर्कर लंबे समय तक उनके साथ बने रहें, उनके साथ काम करते रहें, इससे उनका इफिशियंसी क्या होगा? इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। हेनरी फ्यूल सेड दैट एम्प्लॉयज शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस न्यू आइडिया। अगर किसी वर्कर के अंदर कोई नया आइडिया आता है, उसको एक्सप्रेस करने का, उसको बोलने का मौका देना चाहिए। अगर आपको सही लगता है तो उसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। दिस प्रिंसिपल अलाउ वर्कर टू यूटिलाइज देयर इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इज फ्रीडम टू थिंक, प्लान एंड एग्जीक्यूट। एम्प्लॉय इनिशिएटिव आर ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल के अनुसार अगर कोई वर्कर इनिशिएटिव लेता है तो उसको आपको एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका देना चाहिए। यह आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है आपका स्प्रिट टेक प्रॉप्स। इसका क्या मतलब हुआ? इट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनियन, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनियन इज स्ट्रेंथ। हम लोगों ने सुना होगा एकता में बल होती है। अगर हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे, अगर हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे, इससे हम लोगों को फायदा होगा। टीम वर्क इज द सोल ऑफ गुड मैनेजमेंट। टीम वर्क एक अच्छे मैनेजमेंट की पहचान होती है। इससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में आसानी होगी। इसी चीज को इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि आपको एक टीम की तरह काम करना है। तो ये था आपका 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूल। हम लोगों ने सारे प्रिंसिपल्स को एक एक करके देखा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। धन्यवाद।